हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हिज पेनफुल लव टेल ऑफ ब्रोकन हार्ट्स का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। और चाहे आप लोग इसे देखो नहीं देखो, पसंद करो नहीं पसंद करो, लेकिन मेरी तो ये बहुत फेवरेट है और मैं तो इसे पूरा कंप्लीट करूंगी। और मैं, आपको पता है, आप लोग अगर ढीठ हो तो मैं महा ढीठ हूँ। और हाँ, आप लोग ये मत सोचना कि मैं इतना स्लो स्लो क्यों बोल रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे एक विलेज में रहती हूँ और यहाँ पे हमारे नेबर्स में शादी है, इस वजह से बहुत सारे गेस्ट हैं जो कि बाहर अभी आए हुए हैं। तो उनके शोर की वजह से मुझे आहिस्ता-आहिस्ता बोलना पड़ रहा है, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग भी तो करनी है ना। और जो थोड़े से मेरी तरह नन्हे-मुन्ने से लोग हैं जिन्होंने इस स्टोरी को देखना है, उनके लिए तो रिकॉर्ड करना है ना मैंने। तो बाकी लोग जिन्होंने नहीं देखना तो वो ऐश करें, मौजें करें, मैं क्या कह सकती हूँ उनको। तो चलिए अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो अब हमारा रुझान जो कि बहुत ज़्यादा चालाक और बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो चुका है, वो वांग जी को अच्छी तरह से मैनिपुलेट करके और उसे ब्लैकमेल करके आप अपने रूम में ले आया था। और वांग जी बेचारे को तो यही लग रहा था, बेचारा रुझान कितना ज़्यादा बीमार है, उसे उसकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रुझान को कुछ भी हो, क्योंकि उसे रुझान में अपना विंग जो दिखाई देता था। और वो इस इनोसेंट से बच्चे के साथ वैसे ही पता नहीं क्यों इमोशनली अटैच्ड हो गया था, क्योंकि उसने अनजाने में ही सही लेकिन उसे बहुत ज़्यादा पेन दिया था और बहुत ज़्यादा दुख दिया था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि मज़ीद वो जियान को कोई भी परेशानी हो, और उस परेशानी में अगर वांगची उसके साथ नहीं होगा तो फिर ये तो बहुत ही बुरी बात होगी ना। इसलिए बस वांगची उसकी हेल्प कर रहा था। और दूसरी तरफ हमारा वो जियान जो कि बस अपने दिमाग में नई नई खिचड़ी पकाए जा रहा था कि कैसे वो वांगजी को खुद से करीब करे। और अब वांगजी उसे लेके उसके हॉस्पिटल के रूम में आ चुका था और उसने उसको बेड पे लिटा दिया। और वो जियान ने एकदम से सर पकड़ लिया। हाय! मैं क्या करूँ? अरे क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो रहे हो? सर, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं क्या करूँ? मेरा तो समझ ही नहीं आ रहा क्यों ऐसे हो रहा है? मेरा तो सर इतना दर्द से फटा ही जा रहा है। और अब तो वो अब सर पकड़ के बस रोना ही शुरू हो गया था और वांग जी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। ओहो! बेचारा पहले कितना ज़्यादा बीमार है, एक तो हार्ट पेशेंट है, ऊपर से बेचारे को साँस का भी मसला है, ऊपर से नज़र भी नहीं आता सही तरह से बिना ग्लासेस के, और अब उसके सर में भी दर्द हो रहा है, बेचारा बच्चा। और अमांग जी उसके साथ ही बैठ गया। अच्छा, तुम फ़िक्र नहीं करो, मैं तुम्हें मेडिसिन ला के दूँगा। नहीं सर, प्लीज़ आप यहाँ पे ही रहो, मेरे पास रहें। अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो मुझे अच्छा फ़ील होगा, मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ अकेले। और अब उसने वांग जी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ही बिठा लिया था। और अब वांग जी मरता क्या ना करता, उसने फिर उसके पास बैठ के उसका साथ दबाना शुरू कर दिया। और उसके टच और उसके वार्म हाथों से जैसे वो शियान को बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था और उसने अपनी आँखें बंद कर ली। सो फाइनली अब सर से वो केयर के साथ-साथ अपनी हिम्मतें भी करवा रहा था। वाओ! वो शियान तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट निकला। और अब वो अपने दिमाग में और प्लान भी सोच रहा था कि क्या ऐसा करे जिसकी वजह से वांग जी उसके साथ ही रुकने पे मजबूर हो जाए। और शायद उसका इरादा कुछ ज़्यादा ही पक्का था, जो कि कुदरत भी उसका पूरा-पूरा साथ दे रही थी। अचानक बाहर मौसम ख़राब होना शुरू हो गया और एकदम न जाने कहाँ से काले-काले बादल आ गए थे। और पहले ही सर्दी थी और ऊपर से अब बारिश का मौसम हो रहा था। वांगची को अब टेंशन हो रही थी, क्योंकि उसने अपने होटल के रूम में भी तो जाना था ना। और वो जहान की तबीयत भी तो इतनी ज़्यादा ख़राब थी, अब वो क्या करता? क्या उसे चले जाना चाहिए या फिर वो जियान के पास रुके? वो बस इसी सोच में था कि वो जियान ने फिर से रोना शुरू कर दिया। "अब तुम्हें क्या हुआ है कोको? क्यों रो रहे हो तुम?" "सर देखिए ना, कितने ज़्यादा गहरे बादल बन गए हैं और देखिए लगता है बारिश होने वाली है, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इस मौसम में। मैं क्या करूँगा अकेले? मुझे समझ नहीं आ रही।" हाँ, तो तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुम तो बहादुर बच्चे हो और वैसे भी डरने की क्या बात है? देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, और भी तो बच्चे हैं ना जो हॉस्टल में तुम्हारे साथ हैं। हाँ सर, वो हैं तो, लेकिन वो तो सब अपने-अपने रूम में होंगे, और देखिए मैं तो बीमार हूँ और पता नहीं मैं अपने ग्लासेस भी कहाँ भूल आया हूँ। तो अगर मैं उठा और मैं गिर गया तो फिर, और मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। देखिए ना, मेरे पाँव पे तो मोच भी आ गई है। मैं क्या करूँगा अकेले? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और अब भांजी तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। आखिर वो क्या करे? वो रोज़-रोज़ तो इसके साथ यहाँ पे नहीं रुक सकता। लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में कि वो कैसा टीचर है जो अपने स्टूडेंट के लिए इतना ज़्यादा ही फ़ेवर कर रहा है उसको।
उसकी तो रेपो ही खराब हो जाएगी यार, वो क्या करे। और उससे वो शान का रोना भी तो देखा नहीं जा रहा था, पता नहीं क्यों वो उसे परेशान नहीं देख सकता था। और उसका लगता ही क्या था जो इसके लिए वो इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन फिर भी वो हो तो रहा था। और अब बेचारा क्या ही करता। ऊपर से वो जान उसे बोले जा रहा था, सर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, सर देखे ना मुझे कितना ज़्यादा डर लग रहा है। और फिर अचानक ही बाहर ज़ोर से बादल गरजे और वो जियान ने उसका बाजू बहुत ही सख्ती से पकड़ लिया और वो सच में डर रहा था और वो एकदम डर से काँप ही रहा था। और अब वांगजी ने फैसला कर लिया था, नहीं मैं इस बेचारे बच्चे को अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, ये तो कितना ज़्यादा डर रहा है। और अगर डर के मारे इसका दिल ही बंद हो गया या ये मर गया तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको कैसे माफ़ करूँगा। नहीं, लेकिन अब वो क्या करे। फाइनली उसने डिसीजन ले ही लिया था और अब उसने बाहर जाके एडमिन ऑफिस को इन्फॉर्म किया कि आज रात वो फिर से यहाँ पे रुकने वाला है। और फिर वहाँ पे जो ऑफिसर था उसने बहुत हैरानी से उसको देखा। वो जानता था कि ये नया टीचर है जो भी कुछ अर्सा पहले ही बाहर से है, लेकिन वो उस बच्चे को इतना ज़्यादा फेवर क्यों कर रहा है। और उसने कहा ठीक है, मैं आगे इन्फॉर्म कर दूँगा। और अब वांगजी दोबारा से वो जियान के पास उसके रूम में आ गया था। बाहर तो बहुत तेज़ और बहुत ज़ोरों शोर से बारिश शुरू हो गई थी और वो जियान बेचारा अभी तक वहीं बैठा था। अब वांगजी भी उसके साथ सोफ़े पे बैठ गया। तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ खाओगे तुम? नहीं सर, मुझे भूख नहीं लगी। तुम्हें कुछ खाना पड़ेगा। ऐसे कैसे, फिर तुम्हें मेडिसिन भी तो लेनी है। और हाँ, तुम्हारी मेडिसिन किधर है? सर वो पास ही ड्रॉर में रखी है, उसने बोला। और फिर वांगजी ने देखा, उसे तो कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। फिर उसने फ्रिज की तरफ देखा, हाँ उसके फ्रिज में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा हमेशा की तरह। और फाइनली उसे मिल गया था वहाँ पे वही जूसेस और ब्रेड रखी हुई थी। उसने उसको जाके वो खिला दी और जूस पिला दिया और उसके बाद उसने उसे मेडिसिन दे दी और कहा आप सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। सर प्लीज़ जाइएगा नहीं। हाँ हाँ नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे पास हूँ। और फिर वो उसके साथ ही बैठ गया था। और अब वो जियान तो जैसे सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं नींद ही नहीं आ रही थी। एक तरफ तो वो बीमार था और ऊपर से उसका सर इतने ज़्यादा उसके पास था, उसको खुशी और बेचैनी दोनों ही वजह से नींद नहीं आ रही थी। और दूसरी तरफ बेचारा विंग, वो भी किसी ऐसी हालत का शिकार था क्योंकि नींद तो उसे भी नहीं आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था और बहुत ज़्यादा परेशान था। कितना टाइम हो गया और उसने अपने बेटे से बात तक नहीं की, पता नहीं वो ठीक होगा कि नहीं। और वो तो कितना ज़्यादा डरता है ना ख़राब मौसम से। और अभी अभी उसने न्यूज़ में देखा था कि बीजिंग का मौसम तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब था और वहाँ पे तेज़ बारिश हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ गया था। ओह नो, मैं क्या करूँ। और वैन चाओ भी तो अभी तक घर नहीं आया था और उसका बेचारे का फ़ोन भी तो वो साथ ही ले जाता था क्योंकि वो तो उस पर ट्रस्ट ही नहीं करता था। उसको तो यही लगता था कि वो ज़रूर पीछे से किसी न किसी से बात करता होगा, इसलिए वो उसको रूम में लॉक करके उसका मोबाइल साथ में ले गया था। वो इनको वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसे फ़िलहाल अपने बच्चे की टेंशन हो रही थी जो बीमार था और बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही थी उसे कि वो क्या करे। फाइनली खुदा करके वेंचाओ आ चुका था। उसने रूम का डोर अनलॉक किया और अब वो अंदर आ चुका था। कैसी हो माय डियर वाइफ, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं, प्लीज़ मुझे मेरा फ़ोन दे दो। हाँ हाँ दे देता हूँ। वैसे तुम किसे फ़ोन करोगे, कौन सा तुम्हारे आशिक ने तुमसे कांटेक्ट कर लेना है। प्लीज़ तुम ऐसे मुझे बात बात पे तकलीफ़ मत दिया करो। मैंने कहा ना मेरी लाइफ में कोई नहीं है, और अगर कोई था भी तो वो शादी से पहले था और मैंने बाद में कभी उससे बात नहीं की और ना ही मैं उससे मिला हूँ कभी। मैं कितनी बार तुम्हें कह कह के थक चुका हूँ, लेकिन तुम मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं करते। कैसे ट्रस्ट करूँ मैं तुम पे, बताओ मुझे। वैन चाओ एकदम से उसके सामने आ गया था और अब वो गुस्से से ही बोल रहा था, बताओ मैं कैसे ट्रस्ट करूँ। हाँ वो नहीं है, लेकिन वो ना हो कि अभी आज भी तुम्हारे साथ है। और मैं ये बात कैसे भूल जाऊँ कि मैंने तुमसे कैसे शादी की थी, मैंने तुम्हें क्यों मजबूर किया था और कैसे तुमने किसी और की जान बचाने के लिए मुझसे शादी की थी। मुझे ये बात बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है विंग कि तुम अपनी मर्ज़ी से मेरे नहीं हुए, तुमने खुद को कुर्बान किया है
आखिर क्यों विंग? जब तुम सब जानते हो तो तुमने खुद जानते बूझते मुझे क्यों फोर्स किया था? बताओ। और अब मैं क्या करूं? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हो, लेकिन तुम बार बार मुझे उसका ताना क्यों देते रहते हो? बताओ मुझे। आज मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें यकीन आ सके कि मेरा उससे कोई भी राब्ता नहीं है और वो अब मेरी लाइफ में नहीं है। आई स्वेयर, मैं आपसे जब जानता तक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है और क्या करता है। हाँ, ठीक है, मैं मान लूँ कि तुम्हारा उससे राब्ता नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ भी तो सही नहीं हो। कैसे हूँ मैं तुम्हारे साथ सही? बताओ मुझे, क्या करूँ? तुम कितना ज़्यादा मेरे साथ बुरा सलूक करते हो, लेकिन मैंने आज तक उफ़ तक नहीं की। मैंने कितना ज़्यादा खुद को बदल लिया और कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया है सिर्फ अपने बच्चे के लिए, और मैंने पूरी मेहनत की है अपनी शादी को बचाने के लिए। लेकिन तुमने क्या किया वंचाओ? तुम मुझे एक जानवर की तरह इस रूम में बंद करके चले जाते हो, और तुम्हें तो शायद ये भी याद नहीं है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम मुझे शादी करके लाए हो, खरीद के नहीं। चाहे जो भी जैसे भी हालात थे, लेकिन हमारी शादी हुई है। लेकिन तुमने तो मुझे एक प्लेटफॉर्मर से ज़्यादा कुछ समझा ही नहीं। क्या एक रिश्ते में सिर्फ सेक्स ही सब होता है? एक शादी को बचाने के लिए क्या प्यार और एहसास की ज़रूरत नहीं होती? आज तुम क्यों नहीं फील कर सकते मेरे पेन को? मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, और तुम मुझे सेक्स का नाम दे रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो तुम? प्यार? इसे प्यार कहते हो तुम? विंग ने अपने दोनों हाथ आगे करके उसे दिखाए जो अभी तक चेन से बंधे हुए थे। फिर उसने अपनी शर्ट का बटन खोल के उसे दिखाया जहाँ पे उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा निशान थे। ये प्यार है तुम्हारा? बोलो, इसे प्यार कहते हो तुम? ये प्यार नहीं, ये बस तुम्हारी हैवानियत है जो तुम मुझ पे निकालते रहते हो, और कुछ भी नहीं। विंग उसे कह रहा था और अब वन चाउन ने खींच के उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। शट अप! तुम्हें कोई हक नहीं तुम इस तरह से मेरी इंसल्ट करो। और मैंने क्या कुछ नहीं दिया तुम्हें? बताओ, कितनी ऐश की ज़िंदगी दी है तुम्हें, और इसके बदले में अगर तुम्हें कुछ करना पड़ता मेरे लिए तो तुम्हें मौत आ जाती है। और अब विंग बस अपने मुंह पे हाथ रखे चुपचाप ही बैठा हुआ था, क्योंकि वो जानता था आयशा से बहस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है और उसका ही नुकसान होगा। ये लो अपना मोबाइल, और अब मेरे से ज़्यादा आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं अब भी आ रहा हूँ, जल्दी से रेडी रहो। कहाँ जाना है हमें? कहीं भी नहीं जाना, रेडी रहो। बस आज मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तो बस तुम रेडी रहना और अच्छे से तैयार हो जाना। अब उसने बोला, और जाते जाते वो उसकी चेन भी खोल गया था। मैं आ रहा हूँ, वेट करना मेरा। और अब वो फिर से बाहर से लॉक लगा के जा चुका था, और विंग बस कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय उसकी बात मानने के, क्योंकि उसने सच ही कहा था। उसके लिए विंग तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसका एक पेट वार्मर ही तो था जिसे वो बीवी के नाम पर रख रहा था। विंग उठा और ना चाहते हुए भी उसे रेडी होना ही पड़ा। उसने अपना ड्रेस निकाला और अब उसे पहन के खुद को मिरर के सामने देख रहा था। कितने साल गुजर गए थे ऐसे ही उसको। वो हर रात ऐसे ही उसके लिए रेडी होता था, और वो ऐसे ही उसे यूज़ करता था जैसे वो कोई पहली रात हो। लेकिन विंग के लिए तो ये हर बार ही बहुत ज़्यादा पेनफुल होता था, क्योंकि जब प्यार ना हो तो कोई भी चीज़ खुशी नहीं देती, और विंग को ये खुशी नहीं मिली थी। उसके हस्बैंड ने कभी उसको ट्रस्ट नहीं किया था। अगर वो उससे प्यार करता था तो उसे चाहिए था ना कि वो विंग को ट्रस्ट में लेता और उस पर यकीन करता। उसे कभी भी पास्ट का या फिर कभी भी किसी और इंसान का ताना नहीं देता। लेकिन वैन चाओ तो ऐसा नहीं था। वो बार बार बस विंग को तकलीफ़ देता था। वांग जी का नाम लेके बार बार उसको याद दिलाता था कि कैसे विंग ने सिर्फ किसी और के लिए उससे शादी की थी। तो अगर विंग ने शादी की भी थी किसी और के लिए, तो ऐसा करने के लिए उसे मजबूर किसने किया था? वो ये बात क्यों भूल जाता था? विंग बस सोच रहा था, और अब वो खुद को मिरर में देख रहा था। अब वो रेडी हो चुका था और वो खुद से कह रहा था, विंग, यही तुम्हारी किस्मत है।
और किस्मत के आगे कोई नहीं जा सकता और ना हम किस्मत को टाल सकते हैं। बस तुम्हें ऐसे ही जीना होगा अपने बेटे के लिए, और बस यही तुम्हारी ज़िंदगी है। वो अब तैयार होकर बाहर आ चुका था और उसने जल्दी से मोबाइल उठाया। वो जियान को कॉल करनी थी ना, कहीं वो सो ही ना जाए। उसने जल्दी जल्दी उस जियान का नंबर डायल किया और दूसरी ही बेल पे उसने कॉल उठा ली थी। मामा कैसे हो आप, ठीक हो? वो जियान बेबी कैसे हो तुम? मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। तुम्हारे पापा घर पे नहीं थे, नहीं तो मैं तुम्हें पहले कॉल कर लेता। तुम्हें तो पता है ना, मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं था। विंग बोल रहा था और आप उसे बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मामा प्लीज़ आप रो नहीं, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। और पापा ना जाने कब ठीक होंगे। मामा मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो और अपना ख्याल रखा करो आप। मामा पापा ने आपको फिर से तो नहीं ना डांटा? बताएं मुझे, उन्होंने आपको मारा तो नहीं है ना? नहीं, नहीं मारा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो बस मेरे पास फ़ोन नहीं था इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सका, विंग ने उसको बताया था। अच्छा मामा आप परेशान नहीं हो, लेकिन वो जियान वहाँ पे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और तुम्हें तो बारिश से बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र हो रही है। तुम प्लीज़ कुछ दिन छुट्टियाँ लेके वापस क्यों नहीं आ जाते? मामा मैं वापस नहीं आ सकता क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और यहाँ पर मैं अपने सर के पास पढ़ता भी हूँ, और अगर मैं वापस आ गया तो मैं अपने एग्ज़ाम्स नहीं दे सकूँगा। वांग जी बस वो शान की बातें सुन रहा था और वो फील कर रहा था बेचारे वो शान को पढ़ने का कितना ही ज़्यादा शौक़ है, और उसकी मामा ने उसको घर बुलाया लेकिन वो जा ही नहीं रहा। और फिर विंग ने कहा, वो जियान मैं तुमसे बहुत ज़्यादा उदास हूँ, क्या मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूँ? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना, और तुम अपनी मेडिसिन लेते हो कि नहीं? तुम्हारे पापा ने बताया कि वो बहुत जल्द हार्ट अरेंज कर लेंगे तुम्हारे लिए, तुम फिक्र ना करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे मेरे बच्चे। हाँ मॉम मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो, और मैं आपको करता हूँ वीडियो कॉल। उसने एकदम से मोबाइल बंद किया और अब तो वांग जी को भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी क्योंकि वो भी शान की मामा को देखना चाहता था। और फिर थोड़ी देर बाद ही जियान ने वीडियो कॉल ऑन की और दूसरी साइड पे जिसको वांग जी ने देखा था वो उसके लिए तो जैसे दुनिया से बेगाना करने के लिए बहुत ही काफ़ी था। विंग, और विंग कितना ज़्यादा हैप्पी और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी एक साइड पे सोफे पे था इसलिए वो तो विंग को देख सकता था, लेकिन विंग नहीं देख सकता था। वो सिर्फ जियान को देख रहा था और उससे बात कर रहा था। विंग ने उनको बहुत हद तक नॉर्मल कर रखा था और वो नहीं चाहता था कि वो जियान उसे देख के परेशान हो, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पीली और बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए उससे बात कर रहा था ताकि वो जियान को टेंशन ना हो। बेबी कैसे हो तुम, ठीक हो? मैं ठीक हूँ मामा। मामा आप कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। वो जियान बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था विंग को हैप्पी देख के, और उसने देखा विंग के फेस पे कोई निशान नहीं था, और उसे नज़र भी कैसे आता, विंग ने तो खुद को मेकअप में बिल्कुल कवर कर रखा था और वांग जी का तो जैसे दिल ही डूब रहा था। तो वो जियान विंग का बेटा है इसलिए उन दोनों की शक्ल मिलती है, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे तो अजीब सा ही फील हो रहा था। वो देख रहा था विंग तो कितना ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में, और वो कैसे हंस हंस के अपने बेटे से बात कर रहा है, और एक मैं हूँ जो आज तक उसकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा, जो आज तक उसको याद करता रहता है और आज तक अपने दिल को उसी की यादों के पिंजरे में कैद करके रखा है। ये क्या कर दिया तुमने वांग जी, तुमने अपनी ज़िंदगी कितनी फजूल बर्बाद कर दी। वांग जी की आंखों से अब आंसू गिर रहे थे और वो अब विंग को देख रहा था जो कितनी खुशी खुशी अपने बच्चे से बात कर रहा था और उसे तो जैसे कोई गम ही नहीं था। हाँ मामा ने ठीक ही कहा था, विंग ऐसे ही था क्या जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता था, और वो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसका ड्रेस, उसकी ज्वेलरी एकदम जैसे हाई क्लास थे, और तब भी उसने देखा पीछे से वन चाओ आया था और उसने विंग को बैक हक कर लिया था, और अब विंग को भी ड्रामा करना पड़ा था वो जियान के सामने क्योंकि उसे दिखाना चाहता था कि उसकी फैमिली कितनी ज़्यादा हैप्पी है।
और वैन चाओ ने उसे हग किया और अब वो उसके गाल पे किस खा रहा था। बेबी देखो, तुम्हारी मामा कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ना। हाँ पापा, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात मानी और आपने मामा को डांटा नहीं। अरे मैं क्यों डांटूंगा तुम्हारी मामा को, मैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये तुम्हारी मामा ही है जो बात समझती नहीं है। और अब मान जाओ मुसलसल विंग को बैक हाथ करके उसको जैसे कि इसकी ही चाह रहा था। और विंग भी बस चुपचाप स्माइल कर रहा था क्योंकि वो अपने बेटे को नहीं दिखाना चाहता था कि वो कितना ज़्यादा दुखी है। वो नहीं चाहता था कि वो शान का बीमार सा दिल कोई टेंशन ले। और वो शान तो खुश ही हो रहा था अपने माँ बाप को इतना ज़्यादा खुश देख के। फाइनली उसके मॉम डैड में सब ठीक हो रहा है और वो कितना ज़्यादा हैप्पी हो गया था। और ये बात जैसे वांगजी के दिल में आग ही लगा रही थी। ये बहुत बुरा हो रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा वांगजी के साथ। और इसके साथ ही हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। सो अब वांगजी क्या करेगा? क्या वो वुशियान से नफरत करेगा या वो वुशियान को छोड़ ही देगा ये जानने के बाद कि वो विंग का बेटा है, उस विंग का जिसने उसे धोखा दिया। और आज तो उसका धोखा उसने अपनी आंखों से ही देख लिया था। वो सोच रहा था शायद विंग की कोई मजबूरी होगी या शायद कोई मसला होगा उसके साथ जो उसने ऐसा कोई काम किया, इसलिए तो वो उसको भुला नहीं पाया। लेकिन विंग तो कितना ही ज़्यादा हैप्पी है अपनी लाइफ में और उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा वांगजी के होने ना होने से। तो क्या वांगजी ने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद कर दी? वांगजी अब क्या करेगा ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।